गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट। ओके वेदर एंड क्लाइमेट, ये चैप्टर 7 है। इसका एक और पार्ट है एनिमल एडेप्टेशन, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट, देन एनिमल एडेप्टेशन पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, वो कैसे एनिमल अलग अलग वेदर क्लाइमेट में अडॉप्ट करते हैं, रह पाते हैं। तो पहले हमें जानना पड़ेगा वेदर एंड क्लाइमेट। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग सिर्फ वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ेंगे। तो व्हाट इज वेदर, हम लोग नीचे ही क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज वेदर, है ना। वेदर इज डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब जो थोड़े थोड़े टाइम पे मौसम बदलता है उसे हम कहते हैं वेदर। जैसे कि सुबह बारिश हो गई, मौसम ठंडा हो गया, तो ये नहीं कहेंगे कि ये विंटर है, ये समर ही, बट मौसम ठंडा, वेदर ठंडा हो गया। फिर उसके बाद धूप निकल गई, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी, ह्यूमिडिटी बढ़ गई, बहुत गर्मी होने लगता, पसीना होने लगता, चिपचिपा हो जाता है, तो हम कहेंगे वेदर चेंज हो गया। तो एक ही दिन में 2-3 टाइप का डे टू डे, एक दिन में 2 दिन में जो मौसम बदलता है उसे हम कहते हैं वेदर। वेदर शॉर्ट टाइम के लिए होता है, डे टू डे इसमें चेंजेस आते हैं। तो एलिमेंट ऑफ वेदर, वेदर चेंज होता क्यों है डे टू डे, क्या रीज़न है जिसकी वजह से अभी मौसम में दिन के 2 दिन में 3 दिन में, मतलब जल्दी जल्दी मौसम में बदलाव होने का रीज़न क्या है, एलिमेंट ऑफ वेदर में यही पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर मान लिया कि ज़्यादा होगा तो गर्मी होगी, कम होगा तो ठंडी लगेगी, बारिश हो गई तो मौसम फिर बदल जाएगा। तो ये टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टेम्परेचर किसकी वजह से बदलता है, टेम्परेचर को बदलने का, कम या ज़्यादा होने का वेदर में रीज़न है सन। सन अगर मान लिया बादल आ गए, वेदर चेंज हो जाएगा। अभी बहुत गर्मी थी, अभी गर्मी नहीं लगेगी। तो सुबह क्या होती है, सनलाइट जो होती है तिरछी पड़ती है, और शाम में भी तिरछी पड़ती है। डायरेक्ट नहीं पड़ने की वजह से गर्मी हमें कम लगती है, तो वेदर चेंज हो गया सुबह और शाम में। दोपहर में जो सन होता है बिल्कुल सामने होता, सिर पे होता है, तो लाइट जो होती है, सनलाइट बिल्कुल डायरेक्ट अर्थ पे आती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा गर्मी होती है। तो दोपहर में मौसम कुछ और होता है, शाम में कुछ और होता है, सुबह कुछ और हो रहा है। तो ये जो डे टू डे चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेदर। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या वेदर चेंज होने का, टेम्परेचर। टेम्परेचर किससे इफेक्ट होता है, सनलाइट से। वो सुबह पड़ रही है, दोपहर में, शाम में अलग होगा, बीच में बादल आ गया अलग हो जाएगा। तो ये यानी कि टेम्परेचर एक सबसे पहला रीजन है। दूसरा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी का सिंपल सा मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, मतलब कि हमारे इस हवा में कितना पानी मौजूद है। ये जो हवा हमारी है इसमें पानी भी होता है। जैसे गर्मी हो, बहुत ज़्यादा है, बारिश हुई है और उसके बाद से धूप निकल गई तो इवेपोरेशन होगा, तो जो भाप बन के पानी आएगा उसमें वाटर है, वाटर ड्रॉपलेट है ना जी, वाटर वेपर में यानी कि पानी है, वो हवा में है साथ में, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का सिंपल सा डेफिनेशन, हवा के अंदर जो पानी की मात्रा है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ओके, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इसको हम ग्राम पर क्यूबिक मीटर में नापते हैं। किसमें नापते हैं, ग्राम पर क्यूबिक मीटर में। मतलब ह्यूमिडिटी कितनी है, 10 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है, 20 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो हमें तो पता नहीं है कि कितना होता है। अब कहा जाए कि 5 किलो, तो समझ में आएगा ना जी 5 किलो कितना होता है, हमें ग्राम पर क्यूबिक मीटर मालूम ही नहीं है कि कैसे मेजर होता है। तो ह्यूमिडिटी को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी में उसका यूज करते हैं। तो व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव जब भी वर्ड आ जाए मतलब कि किसी एक और किसी चीज से उसको कंपेयर किया गया, दैट इज रिलेटिव। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि हम रेशियो लेते हैं ह्यूमिडिटी का
किसी और चीज से, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी से। वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। मान लो आपके ह्यूमिडिटी जो है अभी 15 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है। कितने टेम्परेचर पे? टेम्परेचर 30 डिग्री है ना जी, 30 डिग्री सेल्सियस है। और इसमें जो हमारी ह्यूमिडिटी है 15 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ध्यान से सुनिएगा, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसमें हमारी ह्यूमिडिटी है 15 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। अभी ज्यादा है कम है, वी डोंट नो। तो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे निकालते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए हम रेशियो निकालेंगे करंट ह्यूमिडिटी विद मैक्सिमम ह्यूमिडिटी। मैक्सिमम जो कैपेसिटी है, मतलब कि 30 डिग्री सेल्सियस में उतने टेम्परेचर में जो एटमॉस्फेयर है वो कितना वाटर वेपर को अपने अंदर रख सकता है, मैक्सिमम 15 ग्राम पर क्यूबिक मीटर का मतलब है कि हवा में इतना ज्यादा पानी है, वाटर वेपर है। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि इतना ही होता होगा, और रहता तो शायद और हो जाता। तो 30 डिग्री सेल्सियस में और सब मतलब मैक्सिमम कितना वाटर वेपर एडजस्ट हो सकता था, उसमें रह सकता था। यानी कि कितनी सबसे ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियस पे ह्यूमिडिटी हो सकती है, सबसे ज्यादा कितनी हो सकती है। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे मान लो कि मैक्सिमम जो ह्यूमिडिटी होगी वो 30 ग्राम पर क्यूबिक मीटर होगा। मतलब 30 डिग्री सेल्सियस पे अभी जो ह्यूमिडिटी हो 15 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है ह्यूमिडिटी। और मैक्सिमम 30 डिग्री पे ह्यूमिडिटी जो हो सकती है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है, वो होगा 30 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। आसान लफ्जों में समझें कि अभी जो 30 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर वेपर मतलब पानी की जो मात्रा है हवा में वो 15 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है, 15 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। और ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियस पे 30 ग्राम पर क्यूबिक मीटर ही वाटर रह सकता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो करेंट ह्यूमिडिटी है 15 बाई जो मैक्सिमम है 30 इंटू 100 कर देंगे, है ना जी। यानी कि ये परसेंटेज हो गया 50%। अब आपसे पूछे ह्यूमिडिटी कितनी है, 50% है। तो अब समझ में आ रहा है जी, अच्छा आधा है अभी तो ह्यूमिडिटी, जितना लग रहा ना अभी आधा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आधा में इतना दिक्कत होती है, कम में कितना होगा, ज्यादा में कितना होगा, समझे। तो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते हैं। तो जब भी आपको बताया जाएगा ह्यूमिडिटी कितनी है, 25% है, 30% है, 40% है, 50% है, 60% है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कम है या ज्यादा है। इससे हमें नहीं समझ में आएगा 15 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए जितनी ह्यूमिडिटी है उसको डिवाइड करेंगे जो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी उस टेम्परेचर पे हो सकती है। ओके, उस टेम्परेचर में 30 डिग्री पे 15 है तो 30 डिग्री पे मैक्सिमम 30 ग्राम पर क्यूबिक मीटर ही हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 15/30 इंटू 100 तो 50% हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया। आई थिंक कि ये एग्जांपल आपको बुक में दिया हुआ तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आई नीड दिस स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम वाइपिंग इट। तो मेरा ख्याल है आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ में आनी चाहिए। सो ह्यूमिडिटी नापते कैसे हैं? जैसे कि किलोमीटर डिस्टेंस नापना है तो किलोमीटर से, मीटर से। तो ह्यूमिडिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड व्हाट इज हाइग्रोमीटर। ठीक है, अब आ जाइए रेनफॉल पे। तो यानी कि ह्यूमिडिटी वेदर को इफेक्ट कर रहा है ना जी। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी हमें ज्यादा गर्मी जैसा लगेगा, कम होगी कम लगेगा, ड्राई, तो इस तरीके से होता है। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा कहाँ होगी, जहाँ पे समुद्री इलाका होगा वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा हो सकती है ना जी। बारिश के बाद ह्यूमिडिटी ज्यादा हो सकती है क्योंकि धूप होगी तो जो वाटर इवेपोरेट होके हवा में आएगा वाटर वेपर, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। जहाँ पे बहुत गर्मी होगी, रेगिस्तान का इलाका होगा, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं होगी, ड्राई होगा बिल्कुल, है ना जी। सो ये हुआ ह्यूमिडिटी।
मतलब ड्राई मतलब ह्यूमिडिटी के ऑपोजिट हो गया ना। अब आ जाइए रेनफॉल पे। तो बारिश भी होगी तो हमारा डे टू डे मौसम बदल सकता है। अभी बहुत गर्मी हो रही है, सब लोग परेशान हैं, अचानक से बारिश हुई, मौसम बिल्कुल बदल गया, सब लोगों को राहत मिली, ठंडा लग रहा। बारिश खत्म हुई, ह्यूमिडिटी शुरू हुई, फिर से मौसम बदल गया। तो ये है वेदर, डे टू डे जो चेंजेस हैं, और ये उसके एलिमेंट्स हैं। तो रेनफॉल को रेन गेज से नापते हैं, रेन गेज, ओके, और इसको मिलीमीटर में नापते हैं। जिस तरीके से ग्राम पर क्यूबिक मीटर यूज करते हैं ह्यूमिडिटी के लिए, तो रेनफॉल के लिए मिलीमीटर यूज होता है। आप घर में भी बना सकते हैं रेन गेज, बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ एक्टिविटी है बुक में, आप यूज कर सकते हैं। अब आइए क्लाइमेट, इसको ध्यान से सुनिएगा। फैक्टर्स, क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर ऑफ ए प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इज कॉल्ड क्लाइमेट। मतलब वेदर जो है बहुत लंबे टाइम तक जो रह जाता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल से लेके जून जुलाई तक गर्मी रहती है, कभी बीच में ठंडा भी रहता है, कभी बारिश भी हो जाती है, बट ओवरऑल गर्मी रहती है। तो ऐसे ही सालों साल से चला आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये क्लाइमेट समर है, ओके। समर मतलब कि गर्मी का, भले उसमें कभी ठंडा भी एक आध बार कभी लग जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि विंटर आ गया, क्योंकि थोड़े टाइम में जो चेंज होता है वो वेदर होता है। क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कम से कम 25 साल। मान लिया कि हर साल अब मई में ओला गिरे और 15 दिन खूब ठंडा लगे, तो उसको हम विंटर नहीं कहेंगे। लेकिन वही ओला 25-30 साल तक लगातार मई में पड़ने लगे और हमें ठंड लगने लगे, तो हम उसको फिर क्लाइमेट चेंज कहेंगे, ओके। तो क्लाइमेट होता है द एवरेज वेदर ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अंदाजन एक टाइम में कब जब गर्मी रहती है तो उसको हम गर्मी समर कहते हैं, सर्दी रहती है तो हम उसे विंटर कहते हैं। अब ये नहीं कि अच्छा नवंबर से सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है तो गर्मी लग रही है, हो सकता है, बट वो विंटर क्लाइमेट है, ओके। सो इसको कौन इफेक्ट करता है? जैसे कि वेदर को टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल इफेक्ट करते हैं, तो किसी प्लेस का क्लाइमेट कैसा होगा, वहां पे समर होगा या विंटर होगा, ये कौन सी चीज डिसाइड करती है? तो वो लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड एंड विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, मतलब हवा का डायरेक्शन और उसकी स्पीड क्या है, ये डिसाइड करता है। और भी फैक्टर्स हैं, जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सी, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो अभी ये चीज हम पढ़ते हैं, लैटिट्यूड थोड़ी देर में, पहले पढ़ेंगे ऑल्टीट्यूड, विंड स्पीड। ऑल्टीट्यूड का सिंपल मतलब होता है हाइट फ्रॉम द सी लेवल, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब हो गया हाइट फ्रॉम सी लेवल, हाइट फ्रॉम सी लेवल मतलब समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है किसी भी जगह की। जो जगह समुद्र से जितनी ऊंची होगी टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा, मतलब वहां सर्दी होगी। जो जगह समुद्र तल से यानी कि सी लेवल के जितनी करीब होगी उतनी ज्यादा गर्मी होगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ना यानी गर्मी, टेम्परेचर घटना यानी ठंडी। तो ऑल्टीट्यूड यानी हाइट फ्रॉम द सी लेवल, ऊंचाई है ना जी, जितना हम ऊंचा होते जाएंगे, मतलब जगह जितनी ऊंची होगी, पहाड़ पे जितनी ऊंची होगी, पहाड़ पे होगी वो उतनी ठंडी होगी, जितनी नीचे होगी वो उतनी ज्यादा गर्मी होगी। इसको और डिटेल में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ये क्यों होता है ऊपर जाने पे ठंड, जबकि ऊपर जितना जा रहे हैं वहां पे सूरज है ना जी, हम सूरज के नजदीक जा रहे हैं तो वहां तो और गर्मी होनी चाहिए, बट नहीं, ये डिटेल अभी हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा। ज्योग्राफी में मैं ही आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों ऐसा होता है, ओके, या कभी एक अलग क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। तो सिंपली समझ लें कि ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट फ्रॉम द सी लेवल, जो जगह जितनी समुद्र के लेवल से ऊंची होगी उतनी ठंडी होगी। जैसे आप कश्मीर चले जाएं, वहाँ बहुत ठंड रहती है, हमेशा बर्फ रहती है, लद्दाख में बर्फ पड़ी रहती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइट पे है ना जी, तो ऑल्टीट्यूड उसका ज्यादा है। दूसरा है विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, है ना जी, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। अब मान लिया कि एक हवा का जो डायरेक्शन है वो राजस्थान से चल के हमारी तरफ आ रहा है, तो राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान, डेजर्ट,
तो वहाँ हवा बिल्कुल सूखी होगी, गर्म होगी, तो उधर से जो हवा आएगी हमें भी गर्मी महसूस होगा, बिल्कुल सूखी होगी, बारिश भी नहीं होगी। कोई हवा मान ली हिमालय से की तरफ से चल रही है, पहाड़ों की तरफ से, तो उधर बर्फ है तो हमें ठंड महसूस होगा। अक्सर सर्दियों में जब हिमालय वगैरह में बर्फ ज़्यादा गिरती है तो यहाँ तक ठंड बढ़ जाती है, क्योंकि उधर से हवा आ रही होती है। तो ये हो गया विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, जितनी तेज हवा होगी उतना उसका असर हो गया। अब आ जाइए लैटिट्यूड पे, है ना जी। लैटिट्यूड सबसे आखिरी में मैं सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लेंगे क्या है, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम अभी पढ़ेंगे यहाँ पे सिर्फ लैटिट्यूड, है ना जी। लैटिट्यूड क्या होता है, ये सपोज अर्थ है ना जी, ठीक ही बन गया। ये क्या है, इक्वेटर, है ना, इक्वेटर, ये इसे कहते हैं लैटिट्यूड। ओके, जो लाइन एक इमेजिनरी लाइन अर्थ के ग्लोब के ऊपर बनाएगी, इमेजिनरी लाइन। आप मैप देखेंगे एटलस या ग्लोब, तो उस पर देखिए निशान बना हुआ है ना, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इसको कहते हैं लैटिट्यूड। तो कई सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन सा है, जो बिल्कुल सेंटर में होता है, बिल्कुल वहां से अर्थ दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ग्लोब पे, इमेजिनरी लाइन, इसको बनाया गया है नहीं अर्थ पे, ढूंढने मत चले जाना। तो इसे जो एक इमेजिनरी बीचों बीच, मेरा बीचों बीच नहीं है बट फिर भी मान लो, तो ये क्या है, इक्वेटर। बहुत खराब लग रहा है, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, है ना जी, अब बहुत ज्यादा नीचे, कोई बात नहीं। तो ये है इक्वेटर, जो बीच है, इक्वल, है ना जी। उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड में ऐसे और है, इसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना जी। ये सब लैटिट्यूड है, ये भी ये बीच वाला है, इसके इधर एक ही डिस्टेंस पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इतने ही डिस्टेंस पे इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर इतना ही डिस्टेंस पे एक और है, इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल, और इतने ही डिस्टेंस पे यहां पे है, इसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ये सबकी डिग्री भी सेम है, समझे, यहाँ 0 डिग्री 23.5 है, 23.5 है, यहाँ 66.5 है, यहाँ 66.5 है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। तो अब देखिए बीच में इक्वेटर है, तो एक इधर लाइन है ना जी, ये एक जैसे, ये एक बराबर हो गया, एक जैसा हो गया, बिल्कुल इससे बराबर, है ना जी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, अब ये और ये एक जैसा है, इसको हम ऐसे कर देते हैं ना जी, ये और ये एक जैसा है, फिर ये जो है और ये एक जैसा है, मतलब इसको हम सेंटर मान लें, तो ये एक इसके एग्जैक्टली इतना बराबर यहां पे और इतना ही बराबर यहां पे है, यानी ये दोनों एक जैसा हो गया। यहां से ये जितना दूर है, यहीं से ये उतना दूर है, तो ये और ये एक जैसा हो गया। यहां से ये जैसा जितना दूर है उतना ही ये इतना दूर है, तो ये और ये एक जैसा हो गया। समझ में आई बात, बस ये नॉर्थ में, ये साउथ में, सेम चीज है, ऊपर एंड नीचे। तो जब सूरज की रोशनी यहां पड़ेगी तो इस पूरे इलाके में, बिल्कुल सेंटर में मान लो कि इक्वेटर पड़े, तो इस पूरे इलाके में एक जैसा मौसम होगा, बहुत गर्मी होगी यहाँ पे। तो इस इलाके को हम कहते हैं, इसको टॉरिड जोन, क्या कहते हैं, टॉरिड जोन। ये दोनों मिला के ये दोनों टॉरिड जोन है। ओके, ये दोनों जो इलाका है एक जैसा, इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, है ना जी। ये भी टेम्परेट जोन है, ये भी टेम्परेट जोन है, ये टेम्परेट जोन नॉर्थ में, ये टेम्परेट जोन साउथ में। फिर ये दोनों एक जैसा है, इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन, ये भी फ्रिजिड जोन है, ये भी फ्रिजिड जोन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यानी कि अर्थ को हमने 3 पार्ट में बांट दिया, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। गॉट इट। तो मान लिया कि यहाँ पे हमने सूरज की रोशनी डाली, मान ली मैंने यहाँ पे टॉर्च जलाते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रोशनी रहेगी, है ना जी। यहाँ पे सनलाइट है तो ये बिल्कुल सीधी सीधी रहेगी, फिर यहाँ क्या होगा, टेढ़ी हो जाएगी, है ना,
यहाँ पे, फिर यहाँ भी, इधर भी वैसी टेढ़ी हो जाएगी, और यहाँ एकदम ही टेढ़ी हो जाएगी ना जी, बिल्कुल स्लैंट हो जाएगी। तो यहाँ पे पूरी पूरी रोशनी जा रही है सीधी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। जैसे कि मैंने बताया वेदर में सनलाइट दोपहर में बहुत एकदम सीधी होती है तो हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, सुबह शाम टेढ़ी होती है इसलिए हमें कम उसकी गर्मी लगती है। इसी तरीके से ये जो टॉरिड जोन में जो सनलाइट है डायरेक्ट पड़ता है तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ गर्मी होगी। ये जो टेम्परेट जोन है यहाँ पे तिरछी लाइट पड़ती है तो यहाँ पे गर्मी कम होगी। फ्रिजिड जोन पे नॉर्मली लाइट पड़ती नहीं है, 6 महीने लाइट पड़ती है, 6 महीना अंधेरा रहता है वहाँ पे, 6 महीने रात रहती है। तो ये जोन में ज़्यादातर बर्फ जमी रहती है, बहुत ही ठंडा इलाका है। तो ये एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड, ये टेम्परेट है, यानी कि इसको मॉडरेट भी कहते हैं, बीच का टेम्परेचर। अब समझ में बात आती है क्लाइमेट फैक्टर में लैटिट्यूड क्यों कहा गया था। ये लैटिट्यूड है ना जी, यानी कि इन दो लैटिट्यूड के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी टॉरिड जोन में कोई कंट्री होगी वहां क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट। अगर कोई कंट्री अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल के बाहर होगी तो वहां पे बहुत ही ज्यादा ठंड होगी। कोई कंट्री इनमें होगी इस लैटिट्यूड में तो वहां पे बीच का मौसम होगा। तो ये भी डिपेंड करता है किसी कंट्री का क्लाइमेट कैसा होगा, तो वो किस लैटिट्यूड के बीच में, किस जोन में है। तो इसलिए यहाँ पे लैटिट्यूड यूज किया गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया, नहीं तो 1-2 बार देखिएगा समझ में आ रहा है। लैटिट्यूड मतलब कि जो कंट्री इक्वेटर से जितनी दूर है उतनी ठंड, जितनी करीब है उतनी गर्मी। यहाँ पे बहुत गर्मी, यहाँ पे उससे कम गर्मी, यहाँ पे बिल्कुल ठंडा, वैसे ही नीचे जाएगा। यानी कोई कंट्री जितना इक्वेटर के नजदीक होगी उतनी हॉट होगी, जितनी दूर चलती जाएगी उसकी गर्मी कम होती जाएगी। तो लैटिट्यूड का असर है कि नहीं है कि कौन सी कंट्री लैटिट्यूड के इक्वेटर के कितने आस पास है और कितनी दूर है। ओके, सो आई गेस कि ये एनफ है। तो क्लाइमेट कोड कैसा होगा ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड पे, कंट्री का लोकेशन क्या है, इक्वेटर से कितनी दूर है, लैटिट्यूड से कितनी दूर है, ऑल्टीट्यूड उसकी समुद्र तल से सी लेवल से कितनी ऊंचाई है, विंड उसकी हवा की स्पीड और किस डायरेक्शन से आ रही है, ये भी मैटर करता है। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, और लंबी वीडियो हो गई। थैंक यू वेरी मच, नोट्स बनाइएगा। थैंक यू।